रोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक बार यहां पर मौजूद जनता को पहले दिखा दीजिए, क्योंकि आज तक की पूरी तैयारी है। देखिए, ये मामला सिर्फ हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स वाला नहीं है, ये मामला देश के तीसरे सबसे बड़े लैंड ओनर का है। और वो कौन है? तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति रखने वाला कौन? वो वक्फ बोर्ड है। और अगर वक्फ संशोधन कानून देश की सरकार ला रही है तो नागरिकों को पता होना चाहिए कि उसमें क्या संशोधन किए जा रहे हैं। वो बेहतरी के लिए है या मुस्लिम समुदाय को बिल्कुल दरकिनार करने के लिए है, या देश की भलाई के लिए है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए है, या किसी को दबाने के लिए है। और इसीलिए आज तक ने खास इंतजाम किए हैं। 3 घंटे लगातार हर बारीकी को आपको समझाएंगे। अभी तक ये लग रहा था कि एनडीए के जो दो बेहद ही अहम सहयोगी है, देखिए इसके पीछे पॉलिटिक्स बहुत बड़ी है। इससे पहले आपने देखा होगा, चाहे किसानों को लेकर कानून आया या फिर ट्रिपल तलाक जो अमेंडमेंट बिल आया, इन तमाम मुद्दों पर कौन सी पार्टी किधर खड़ी है, इससे तय होगा कि बिल पास करा पाएगी या नहीं करा पाएगी सरकार। अब अभी तक लग रहा था कि बीजेपी का मामला भाई ठीक चल रहा है। जो एनडीए के दो बेहद अहम सहयोगी हैं, जेडीयू हो, टीडीपी हो, वक्फ बिल पर सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन धीरे धीरे बात छनकर आने लगी कि वो तो सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इसीलिए मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले ये दोनों दल, बीजेपी तो मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करती नहीं है, हालांकि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन ये आरोप लगता है कि बीजेपी क्या मुस्लिमों को अपने साथ रखना भी चाहती है। ऐसे में सवाल यही है कि ये दोनों पार्टियां, जेडीयू को भी मुस्लिम वोट चाहिए, टीडीपी को भी मुस्लिम वोट चाहिए, और उनको मिलते रहे पारंपरिक रूप से। ये दोनों पार्टियां मुसलमानों के हितों का ध्यान रखेंगी। कहीं ऐसा ना हो वक्फ बिल के समर्थन में उनके मुस्लिम वोट बैंक से सेंध लग जाए। उनके मुस्लिम वोट जो अभी तक उनको मिलते गए थे, वो अगर छिटक गए तो उनके लिए मुश्किल होगी। और जेडीयू को तो अभी बिहार में चुनाव का सामना करना है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएं और इस पूरे पैनल से यहाँ पर मिलाएं, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि टीडीपी की तरफ से कुछ ही देर पहले ये जानकारी आई थी कि वो बिल पर सरकार का समर्थन करेंगे। लेकिन अब लगता है पेच फंस गया है। किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं चल रही अब आज की कहानी। देखिए, कल लोकसभा में ये बिल पेश होना है और आज उससे पहले फुल ड्रामा है। कुछ देर पहले टीडीपी की तरफ से खुल के बयान आ गया था कि हम तो आपके साथ हैं, लेकिन अब पेच फंस गया है। संशोधन के तहत टीडीपी के सारे सुझाव माने जा चुके हैं। ये भी आपको बता दें, चाहे वो जेडीयू हो जिसने 3 से 4 सुझाव दिए थे, या फिर टीडीपी के तीनों सुझाव मान लिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद वक्फ बिल पर टीडीपी का फाइनल फैसला बाकी। और अगर पार्टी की तरफ से बिल पेश होने के एक दिन पहले ये कहा जा रहा है, तो यहाँ पर मौजूद प्रदीप भंडारी और भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें तेज हो रही होंगी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका भी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। एक एक करके हर मेहमान से आपका परिचय कराते हैं। राजकुमार भाटी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, जेडीयू के नेता हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। अरविंद वाजपेयी जी, प्रवक्ता है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा जुड़ रहे हैं, जो कि चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के। मुफ्ती वजाहत काजमी साहब, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। और शादाब शम्स जी हमारे साथ, वक्फ बोर्ड चेयरमैन है उत्तराखंड के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें और यहाँ पर जो युवा मौजूद हैं उनके भी सवाल हैं, आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। लोकसभा में कल ये बिल पेश होना है और सरकार के लिए भी यार पार की लड़ाई होगी, क्योंकि ऐसे वक्त पर जब 2-3 पार्टियों के सहयोग से ये सरकार चल रही है, अगर वो ये बिल पास नहीं करा पाती है तो भी मुश्किल, करा लेती है तो अग्नि परीक्षा में सब। देखिए, आखिरकार विपक्ष के तमाम सवालों और ऐतराजों के बीच मोदी सरकार ने 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पेश करने की तैयारी कर ली है। सरकार आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही है, यानी उसे भरोसा है कि लोकसभा में चर्चा के बाद बिल पास होकर रहेगा। मुसलमानों में मेजोरिटी लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। अगर बिल में बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बहाना बना करके, टाइम का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बहाना बना करके वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। जो समय तय किया गया है खुलकर बोलिए, हम सुनना चाहता हूं। और एक एक पॉइंट, एक एक सेक्शन
क्लोज का हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की नजरें मोदी सरकार में सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हैं। दोनों ही हिंदुओं के साथ मुस्लिम वोट की भी राजनीति करते हैं। दोनों सरकार को समर्थन दे रहे हैं और इस बिल पर साथ खड़े हैं, लेकिन वो पहले बिल का मसौदा देखने की बात भी कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा ने संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दरअसल जेडीयू ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उन्होंने जो संशोधन सुझाए थे उन्हें सरकार शामिल कर ले, ताकि उनके मुस्लिम वोटों पर सेंध न लगे। मुस्लिम समुदाय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात की थी। उन्होंने अपनी आशंकाएं बताई थी और उन आशंकाओं को लेकर नीतीश कुमार जी ने पार्टी के नेताओं को जेपीसी में ये बातें रखने के लिए निर्देशित किया था। लेकिन जेडीयू के मुस्लिम एमएलसी गुलाम गौस ने ललन सिंह के उलट दो टूक कहा कि वक्फ संशोधन बिल को तत्काल वापस लेना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुस्लिम हितों की रक्षा करने वाले नीतीश कुमार भी इसके खिलाफ ही रुख अपनाएंगे। अपनी निजी राय है, मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा इस विधेयक को वापस ले लें, यही देश के हित में होगा। वहीं आरजेडी लगातार वक्फ बिल के बहाने मोदी सरकार पर हमलावर है। केवल उन लोगों को कुर्सी से प्यार है और ना नीति, ना विचारधारा, ना देश के संविधान से कोई मतलब है, ना आरक्षण से मतलब है, केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी दावा कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी नहीं बचेगी। इधर आरजेडी के हमले पर जेडीयू बोली, बिहार में मुसलमान नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़े हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी अब चाह कर भी जेडीयू को नहीं बचा पाएंगे। अभी आप देख लीजिए, धीरे धीरे विरोध के स्वर उठ रहे हैं। कई और लोग हैं। नीतीश कुमार जी ने हमेशा वोटरों की चिंता की है, वोटों की चिंता नहीं की है। अरे मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी ने जितना काम कर दिया है, बिरले ही कोई नेता कर पाएंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इस बिल की मुखालफत शुरू से ही कर रहे हैं। उन्होंने इसे संविधान विरोधी बताते हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से सवाल किया है कि अगर वो इसका साथ देते हैं तो मुसलमानों से क्या कहेंगे। वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के सांसद संजय झा ने मुसलमानों को भरोसा दिया है कि नीतीश कुमार के रहते उनके हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वहीं वक्फ बिल पर टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू भी फिलहाल मजबूती से सरकार के साथ दिख रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह चुके हैं कि वक्फ बिल पर मुसलमानों का नुकसान नहीं होने देंगे। ఆస్తులు కాపాడతాం, ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, మత సామరస్యాన్ని కాపాడమే కాకుండా మిమ్మల్ని అన్ని విధాల పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకుంటామని కూడా మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను। टीडीपी नेता भी लगातार कह रहे हैं कि वक्फ बिल पर जो संशोधन उन्होंने सरकार को बताए थे वो शामिल कर दिए गए हैं, यानी टीडीपी में बिल को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। आश्वस्त कर दूं कि चंद्रबाबू नायडू साहब 100% 100% मुसलमानों की साथ हैं, मुसलमानों के हित के लिए हैं। सवाल है कि क्या विपक्ष की एकजुटता लोकसभा में वक्फ बिल को पास होने से रोक देगी? आज तक ब्यूरो। वैसे तो सत्य प्रकाश मिश्र जी आज बताएंगे कि नीतीश बाबू इस पर क्या सोच रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरियां क्या है वो जरा आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमने आपके लिए खास पूरा वोटिंग ट्रैकर बनाया है ये बताने के लिए कि नीतीश कुमार को क्या पारंपरिक रूप से मुस्लिम वोट मिलता रहा है, बीजेपी के साथ रहने पर भी मिलता रहा है, या एक मुश्त वो दूसरी तरफ गया है, यानी जिसे अभी आप इंडिया गठबंधन कह लीजिए, पहले बिहार में उसको महागठबंधन कहा जाता था, आरजेडी कांग्रेस सबका। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि नीतीश कुमार का पूरा मामला रहा क्या है।
जब जब आप कमल देख रहे हैं उनके साथ, मतलब वो बीजेपी के साथ लड़े हैं। इसी से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कब वो इधर रहे और कब उधर गए, फिर इधर आए, फिर उधर गए। तो खैर, जब कमल के साथ वो लड़े 2009 में, तब लोकसभा चुनाव में इन्हीं नीतीश कुमार को 62%, 62% मुस्लिम समाज का वोट मिला था। ये पीक पर गए 2015 के चुनाव में, जब ये लालटेन जो आप देख रहे हैं यानी आरजेडी के साथ चुनाव में लड़े, तब इनको 78% वोट्स मिला था। लेकिन 62% वोट्स इन्हें 2009 लोकसभा के चुनावों में, अगर मैं सही हूं तो उस वक्त राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे, और उस समय में 62% वोट नीतीश कुमार को बिहार में मिले थे मुस्लिम समाज के। वहीं अगर आप आइए 2010 के विधानसभा आते आते कमल के साथ, मामला उन पर विश्वास डेफिसिट का, ट्रस्ट डेफिसिट जिसे, और वो 21%, 62 से सीधा गिरे 21 पे। और जब वो वाम दलों के साथ लड़े तो विश्वास वापस नहीं लौटा। अगर आपको याद हो, पीएम का कैंडिडेट बनाने का जो कार्य समिति का अध्यक्ष जब बनाया गया नरेंद्र मोदी को, और ये तय हो गया कि वही पीएम बनेंगे अगर बीजेपी चुनाव जीतती है, तब वो चले गए थे बीजेपी छोड़कर। तब वो वाम दलों के साथ लड़े और 21% सिर्फ उन्हें मुस्लिम समाज का वोट मिला। वो ट्रस्ट आया नहीं वापस। लेकिन जब वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़े 2015 में, तो सबसे ज्यादा 78% मुस्लिम वोट उनको मिला। उसके बाद से 2019 में जब वो बीजेपी के साथ लड़े और प्रचंड जनादेश एनडीए को आया, आप सोचिए कि 303 सीटें बीजेपी को, और साथियों के सीट तो साथ तो छप्पर फाड़ मामला था। और इसी बिहार में आरजेडी जैसी पार्टी को 0 लोकसभा सीट मिली थी, लेकिन मुस्लिम वोट कितना मिला? सिर्फ 6%। यानी अगर इधर मुस्लिम वोट्स कंसोलिडेट हुआ आरजेडी के साथ, तो काउंटर पोलराइजेशन हुआ, और वो ध्रुवीकरण जो हुआ वो बीजेपी को और एनडीए को प्रचंड जीत दिलाया। 2020 में फिर 5% पे ही रहे, और लोकसभा चुनाव में जब वो आए तो 12% वोट अभी 2024 के लोकसभा में उनको मिला है। तो ये आप समझिए मजबूरियां हैं, उनको मिलता रहा है वोट मुस्लिम का, लेकिन कुछ कुछ दिक्कतें आती रही हैं, और उसका सारा श्रेय प्रदीप भंडारी जी अपनी झोली में ले सकते हैं अपनी पार्टी की तरफ से। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, बिहार में चुनाव है, नीतीश बाबू की पार्टी कहती है 3 सुझाव, 2 सुझाव कल बताएंगे, उसी दिन पत्ता खोलेंगे। अब तो टीडीपी वाले भी आपकी धड़कन तेज कर रहे हैं, क्या होगा? अंजना जी, ये बिल जो है वो लोकसभा से भी पास होगा और राज्यसभा से भी पास होगा, और जो भी हमारे अलायंस पार्टनर्स के सुझाव हैं, जैसे कि आप दिखा रहे थे, कल भी अगर कोई सुझाव या अमेंडमेंट होंगे हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि ये वक्फ अमेंडमेंट जो बिल हम लाने वाले हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं, ये राइट्स ऑफ वंचितों की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी की बात है, महिलाओं के अधिकार की बात है, और मैं इसको बेसिकली प्रूव करूंगा। 2010 का मेरे पास में पार्लियामेंट का जो इस वक्त डिबेट हुई थी, जब कांग्रेस पार्टी अमेंडमेंट लाई थी, एक वक्तव्य एक सज्जन का है। ये सज्जन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और काफी सीनियर नेता है, वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जमीनों को हड़प रहा है, वक्फ बोर्ड में काम करने वाले जो लोग हैं वो प्राइम लैंड को बेच रहे हैं। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी है वहां अपार्टमेंट्स बन गए हैं। ये वक्फ बोर्ड में काफी लूट खसोट हो रही है। ये हम नहीं बोल रहे, ये लालू प्रसाद यादव ने 7 मई 2010 को कहा था। तो आज दबी स्वर में तुष्टीकरण करने वाले नेता भी मानते हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, जो हम लाने की बात कर रहे हैं। अब बात इसमें एक और कही गई है विपक्ष के द्वारा कि भाई मस्जिदें छीनी जाएगी। कोई भी मस्जिद के ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बात प्रॉपर गवर्नेंस की है, मैं 10 सेकंड में प्रूव करूंगा। टोटल वक्फ बोर्ड के ऊपर जो जमीन है उसके अंदर 55% जो जमीन आती है वो नॉन रिलीजियस है। आज की तारीख में खेती की जमीन जो है वो 1,40,000 एकड़ के अराउंड है। दुकान जो है वो 1,06,000 एकड़ के अराउंड है। घर 89,000 एकड़ है। तालाब 3,000 एकड़ है। स्कूल 2,000 एकड़ है। तो हम सीधी बात ये कह रहे हैं कि अगर आज इस देश के अंदर कोई भी मुसलमान समाज हो, हिंदू समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, अगर उसकी जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड ले क्लेम करता है तो उसको कोर्ट जाने का अधिकार होना चाहिए। हम ट्रिब्यूनल की पावर को खत्म नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना अमेंडमेंट कर रहे हैं कि जैसे सरकार के फैसले कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं, ठीक उसी तरीके से ट्रिब्यूनल के फैसले कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं। 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करूंगा मैं। केरला के अंदर 600 ईसाई परिवार ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीन पर कब्जा किया, अभी तक वो केस लंबित चल रहा है। पुणे के अंदर 135 मुसलमान परिवारों ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीन के ऊपर कब्जा करा, अभी तक ये केस पेंडिंग चल रहा है। विजयपुरा के अंदर, कर्नाटका के अंदर किसानों की 1000 से एकड़ जमीन के ऊपर वक्फ बिल को लेकर जेडीयू ने व्हिप जारी कर दिया। अपने सभी सांसदों को मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। मैं एक बार जाऊंगी अभय दुबे जी के पास, लेकिन उससे पहले सत्यप्रकाश मिश्रा जी, इसका क्या अर्थ है? साथ में है या नहीं है? इनका क्यों इतना इनका तापमान आप बढ़ा रहे हैं, इतना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं बीजेपी का?
किसी का ब्लड प्रेशर हाई होने की जरूरत नहीं है। एक प्रगतिशील समाज में एक बिल आया है, उस पर जेडीयू ने चर्चा की है, भारतीय जनता पार्टी से की है, जेपीसी में खुली चर्चा हुई है, सुझाव को दिया गया है, प्रस्तावित सुझाव को माना गया है, उस ड्राफ्ट को देखा गया है, सारी बातें मीडिया में छन छन कर सामने आ रही हैं। अगर मीडिया उसमें कुछ अलग से ताकना झांकना चाहती है, वो मीडिया का विषय है। लेकिन जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है कि क्या नीतीश कुमार जी अपने 46 साल की राजनीति में किसी सांप्रदायिक सौहार्द या उसके खिलाफ की राजनीति की है? अरे वो जब केंद्र में मंत्री थे, पहली बार बने थे, वो सरकार इस बात पर गिरी थी कि देश में कोई मंडल के खिलाफ कमंडल लेके निकला था। वो सरकार में मंत्री बने जिसमें भारतीय जनता पार्टी इस बात पर तैयार हुई कि राम मंदिर का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा मान्य होगा, 370 को थोड़ा अलग कीजिए, यूसीसी को थोड़ा अलग कीजिए। वो उस सरकार के मुख्यमंत्री पहली बार बने जब भागलपुर दंगा 89 में हुआ था, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, कभी न्याय नहीं मिला, और नीतीश कुमार सत्ता में आते ही भागलपुर दंगे के तमाम पीड़ितों को न्याय देते हैं। वो उस सरकार के मंत्री सत्यप्रकाश मिश्रा जी, एक सेकंड सुनिए ना सर। वक्त पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूरी कहानी इधर उधर की जो सुना रहे वक्त बिल पर बोलने से क्यों डरते हैं? सी बात बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो नेता हैं, उन पर ये सवाल, मुस्लिम समाज अगर कोई संदेहास्पद देख रहा है कि वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो मैं यहां से कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी बिहार ही नहीं, देश के अल्पसंख्यकों की जितनी भी चिंताएं हैं उसको सुरक्षित करने के लिए मुस्तैदी से राजनीति में खड़े हैं और सत्ता में बने हैं। 4 बार बिहार में उनको सत्ता मिली। किसी को समझ नहीं आया वक्त संशोधन, किसी को समझ में आया संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, ये सब जानना चाहते हैं। बिल आने दीजिए, हम सत्ता में साथ हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री है सरकार में। जब बिल सदन में आया था तो कैबिनेट मिनिस्टर जिस पार्टी का हो किसी सरकार में, तो अगर बिल का विरोध करेंगे तो पहले तो आपको इस्तीफा ही देना पड़ेगा। तो इतनी बात तो समझ लेनी चाहिए कि जो संशोधन आया है, जो हमारे सुझाव हैं, टीडीपी के सुझाव, वो मान लिए गए हैं और एक अच्छा बिल सामने आएगा। देश में वक्फ क्या है? WAQF, विदाउट ऑथोरिटी नो क्वेश्चनिंग ऑफ देयर फ्रॉडुलेंस तो नहीं चल सकता है। वक्फ को ऐसा मत बनाइए, वो एक महान चीज है कि कोई व्यक्ति संसार से विदा लेते किसी महान मकसद के साथ अपनी जमीनों को दान करके जाता है, उस जमीन का पट्टा किसी व्यापारी को दे दिया जाए, ये ठीक नहीं। और इनकी सट अगर मैं कह दूं मेरी है और ये कोर्ट ना जा सके और इनको साबित करना पड़े कि नहीं ये भाई साहब ये तो मेरी है, मैंने सिर्फ बस इतना कह दिया, वक्फ बाय यूजर ये है। एक सुझाव मीडिया में भी दिख रहा है कि 2025 के पहले तक जो भी पंजीकृत है, यदि वो विवादित नहीं है, उस पर कोई विवाद नहीं है, तो उसको मान लिया जो वक्फ बाय यूजर कहते हैं। अगर भारत आज 21वीं सदी में खड़ा है, मुस्लिम समाज को आगे बढ़ना है, तो 9 लाख एकड़ जो जमीन है उससे जितना इनकम हो सकता था वो नहीं हो रहा। ये डेटा सामने आज तक ने भी दिखाई, सारी मीडिया ने बिल्कुल, और वो सारे नंबर्स रखिए सामने, इसके लिए वो सारे नंबर्स रखते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने उत्तेजित होकर अपने पत्ते खोल दिए हैं, कम से कम अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उन्होंने कह दिया कि सरकार के साथ हैं, तो हम बिल में भी साथ हैं। लेकिन हमने जो सुझाव दिए हैं, एक बार जेडीयू ने जो तमाम सुझाव दिए थे, मैं इधर से देख रही थी, मौलाना अंसार रजा बड़े इंपेशेंट हो रहे थे, वो जानना चाहते हैं क्या क्या सुझाव। हम आपको जेडीयू और टीडीपी दोनों के सुझाव बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभय दुबे जी, वक्फ बोर्ड और करप्शन एक ऐसा मामला हो गया है जो कि इंटरलिंक्ड हो गया, और ये तमाम मुस्लिम समाज के लोग इसकी चर्चा करते हैं। अगर 40,000 से ज्यादा लंबित मामले हैं कोर्ट में, तो उसमें से 9,900 से ज्यादा मुस्लिम्स ने रजिस्टर किए हैं, यानी 24% मुसलमान कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने मुझे चीट किया है। आप समझ रहे हैं मेरा सवाल? अब ऐसे में उस भ्रष्टाचार को क्यों न रोका जाए, पारदर्शिता क्यों न लाई जाए? आप संशोधन करते रहे वक्फ कानून में, तब वो बड़ा अच्छा था। आज अगर पारदर्शिता लाने की कोशिश हो रही है, तो आप अपने वोट बैंक के लिए क्या इसके खिलाफ खड़े हैं? अभय जी। देश के लोगों, अंजना जी ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि देश के तीसरे सबसे बड़े संपत्ति धारक, यह प्रश्न संपत्ति का नहीं है, यह प्रश्न संपत्ति के विवाद का नहीं है, यह आस्था के खिलवाड़ का प्रश्न है। याद कीजिए, कृषि के क्रूर काले कानून लाए गए थे, तब भी यही केंद्र की सरकार ने कहा था। हमने कहा कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, उनके हक पर डाका मत डालिए। उन्होंने कहा नहीं साहब, ये तो वाणिज्य को लेकर, ये तो कमर्शियल एस्पेक्ट को लेकर, जो दोनों की लिस्ट में है, हम उसका कानून बना रहे हैं। मैं देश से पूछना चाहता हूं, जमीन हथियाने के एक के बाद एक 3 अध्यादेश मोदी जी लेकर आए, उसके पहले वो कानून 100 साल के बाद किसानों को न्याय देकर बना था, भूमि के उचित मुआवजे का कानून। मोदी जी ने 3 अध्यादेश लाकर समाप्त कर दिया, सबकी कंसेंसस थी उसमें।
किसी से पूछा? नहीं पूछा। वक्त पे आइए ना, वक्त पे भी एक वक्त पे आइए। कल बिल पेश हो रहा है। अमेरिका में बैठे हुए एक व्यापारी के कहने से कृषि के क्रूर काले कानून लाए। नोटबंदी के कानून पर मोदी जी ने किसी से नहीं पूछा। अभी चीफ जस्टिस को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के हटाने के लिए कानून लेकर आए, किसी से नहीं पूछा। वक्त पर मैं पूछना चाहता हूं जेडीयू के प्रवक्ता से, आपने कहा कि वक्त बाय यूज, इसका अर्थ जानते हैं क्या करने वाले हैं? जितनी संपत्तियां हैं, मैं एक पुजारी परिवार से आता हूं, आपको हतप्रभ रह जाएंगे सुनकर। मैं 5 गांव का पुजारी मेरा परिवार है और कालांतर से मेरे मंदिर के साथ शासन ने मुझे जमीन दी है ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, एक तरफा बात की जाती है। क्या जब आपने बताया 1913 से यह क्रम प्रारंभ हुआ, बरतानिया हुकूमत के समय से कानून बना, 1954 में बना, उसके बाद 1995 में ये कानून बना, आज तक कभी विवाद हुआ? नहीं हुआ। इरादा क्या है इनका? सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। मैं कहता हूं कि साहब मेरी जेब का हिसाब दीजिए, वो कहते हैं औरंगजेब की बात कीजिए। जब मैं कहता हूं कि मेरे जॉब की हिसाब दीजिए, तो वो कहते हैं जिन्ना की बात कीजिए। इस देश को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आग में डालना चाहते हैं। ये सब तो रोज चर्चा होती है सर। पुराना रिकॉर्ड मत चलाइए ना। मेरा एक सवाल सुनिए, एक सवाल सुनिए सर, एक सवाल सुनिए, उस पर आइए। तो वक्त पर ये सब तो रोज भाषण चलता है, खूब भाषण दीजिए, खूब ताली बजेगी, हम भी आपके लिए ताली बजा देंगे। लेकिन वक्फ का जो बोर्ड है, जो वक्फ लॉज है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग वही आप सवाल का जवाब दीजिएगा ना, तो वो तो अपने आप में बोर्ड तो रहेगा ना, उसमें कुछ सदस्य जोड़े जा रहे हैं, वक्फ लोग उसी तरह से दान करते रहेंगे, वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन उसी तरह से चलेगा, कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार जमीन हड़पेगी अगर आपका आरोप है तो साबित कीजिए, कौन से बिल में कौन सी ऐसी बात है जिसके जरिए सरकार जमीन, मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान हड़प लेगी, वो बताइए। पॉइंटेड बात कीजिए ना सर। एक संशोधन की बात सत्यप्रकाश जी ने की, वक्फ बाय यूज। इसका अर्थ है कि अगर आज वहां हमारी मस्जिद बनी हुई है हमारे धार्मिक संप्रदाय की, और आपने कहा कि उसके दस्तावेज बताइए तब मानेंगे। आज जो ये लोग समूचे देश में मस्जिदों के साथ, मंदिरों के साथ, सुनिए एक मिनट, हाँ ठीक है, मैं तुरंत आऊंगी। वो कहते हैं कि 5 साल तक मुस्लिम धर्मावलंबी होंगे तब वक्फ को अपनी संपत्ति दान कर सकेंगे। नहीं, अगर अभय दुबे चाहता है कि मैं हिंदू रहते हुए मेरे सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, मेरे मुस्लिम समुदाय के स्कूल के लिए, एक सेकंड, मतलब हिंदू जमीन दान करे तो बड़ा अच्छा, लेकिन हिंदू अगर टेक्निकल मेरिट के लिए बोर्ड में शामिल हो तो गलत हो। मतलब ये कैसा है? अब ये कैसा है सर? ये कैसा है? इसका एक जवाब दीजिए। आज वक्त पे बात कीजिए ना, वक्त पे तालियां बजवाइए तो मैं भी आपको दाद दूंगी। तो इसका आशय ये है, वक्त दान करे बड़ा अच्छा। इसका आशय ये है कि फिर हमारे मंदिरों में, हमारी मंदिरों की जो भारतीय जनता पार्टी आस्था की बात करती है, अगर मैं कोई रहमानी साहब को कहूं कि मेरे उस मंदिर के बोर्ड का सदस्य बन जाए तो क्या आप सहमत होंगे या असहमति व्यक्त करते हैं? ठीक है, जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। मान्यता और भावनाएं हैं, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। छोटा छोटा जल्दी को पढ़िएगा, सारे प्रोविजन है, उस एक्ट में पहले से सारे प्रोविजन है जिनके खिलाफ, जिनके आधार पर दंडित किया जा सकता है। इनका सेक्युलरिज्म यही है कि भाई हिंदू कोर्ट ना जा सके, ये इनका सेक्युलरिज्म है। यही हम अमेंडमेंट ला रहे हैं कि हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान अगर वक्फ से पीड़ित है तो वो कोर्ट जा सके। ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है। वक्फ का मतलब क्या होता है? मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बोलने दीजिए। वक्फ का मतलब होता है, वक्फ का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा, ये तरीका बीच में कमजोर है तो इंटरप्ट कर रहे हैं, ये फैक्ट्स पे कमजोर है तो इंटरप्ट कर रहे हैं। वक्फ का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा। आपको टोक रहे, एक सेकंड खबर आ रही है वक्फ बिल को लेकर उद्धव ठाकरे से फडणवीस के सवाल हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने पुराने साथी से पूछ रहे हैं कि देखते हैं उद्धव किस विचारधारा का पालन करते हैं, क्योंकि बाला साहब की विचारधारा मानेंगे या फिर राहुल गांधी की विचारधारा वो मानेंगे। कल लोकसभा में पेश होना है वक्फ संशोधन बिल और इसको लेकर सियासत दो खेमे में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें बीजेपी तमाम इंडिया गठबंधन के साथियों को अपोज कर रही है। लेकिन इससे पहले भी एक बार जल्दी से मिस्टर भंडारी को मेरे साथ दिखाइए। मिस्टर भंडारी, एक सवाल आपके लिए भी है, आप भी फैक्ट्स के साथ इसको काउंटर कीजिएगा। अभी जो देश में प्रॉपर्टी है वक्फ की, कुल संपत्तियां लगभग 9 लाख करोड़ के हैं, ठीक है? अब ऐसे में जो वक्फ बाय यूजर वाली प्रॉपर्टीज है, जो कि आधी है, हाँ 9.5 लाख और उसके लगभग 4.5-5 लाख वक्फ बाय यूजर है। अगर आप वक्फ बाय यूजर, मतलब ये मस्जिद हम यहाँ पर नमाज पढ़ते थे, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है बाय यूजर, है ना, पेपर्स नहीं।
आप उन वक्फ बाय यूजर को अगर खत्म कर देंगे तो आधी प्रॉपर्टी तो फिर डिस्प्यूटेबल हो जाएगी। अंजना जी, उसमें विवाद खड़ा होगा, नहीं होगा। अंजना जी, फिर आप रोज उसमें एक बार शाम में तड़का लगाएंगे, फिर बोलेंगे आज पर इस पर बहस की जाए कि ये नमाज पढ़ते थे तो इनकी कैसे हो अंजना जी, सिंपल। पहली बात तो ये बिल जो है ये रेट्रोस्पेक्ट में नहीं आ रहा है, तो पूर्व में नहीं आ रहा है, ये रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है। दूसरी बात, जो भी इनमें से प्रॉपर्टीज है जो कोर्ट के संज्ञान के अंदर है, जहां मैटर्स कोर्ट में चल रहे हैं वहां कोर्ट निर्णय करेगा। सरकार तो इसमें पार्टी नहीं है। कोर्ट जिस तरीके से सरकार के फैसले पर अपना सब फैसला सुना सकता है, ठीक उसी तरीके से अगर इनमें से कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो कोर्ट फैसला सुना सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर कुछ इस्लाम से रिलेटेड है? वक्फ ने क्लेम किया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उसका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उसको अधिकार दिया कानून के अंदर। ये रहा सीजीओ कॉम्प्लेक्स सरकार का, क्या इसके अंदर कुछ इस्लाम का है? कांग्रेस पार्टी ने इसको अधिकार दिया, वक्फ ने क्लेम किया इस पे। ये रहा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, 90 साल पुराना 90% गोविंदपुरी विलेज हिंदुओं का बिहार के अंदर, वहां वक्फ ने क्लेम कर दिया कि वो उसका है। हम तो सिर्फ संविधान को ऊपर रखने की बात कर रहे हैं, ये तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। 10 सेकंड अंजना जी, ये रही इनकी सच्चर कमेटी, 10 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। सच्चर कमेटी भारतीय जनता पार्टी नहीं लेके आई थी, 10 सेकंड दूंगा। सच्चर कमेटी को कोट करूंगा। सच्चर कमेटी कहती है कि नॉन मुसलमानों को वक्फ मैनेजमेंट में होना चाहिए, इससे बोर्ड इंक्लूसिव होगा। हम ये कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। सच्चर कमेटी कह रही है कि 2 मुसलमानों को स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, हम कर पाई। भंडारी, आपका समय समाप्त हुआ है, जल्दी से अब आप मोर्चा संभालिए। देखिए, पारदर्शिता लाई जा रही है, कानून है, सदन उसे पास करेगा, जो तमाम, और रेट्रोस्पेक्ट में नहीं लाया जा रहा, ये भी साफ कर दिया गया है जो पुराने अभी तक के दावे थे। ऐसे में क्या वोट बैंक के लिए सिर्फ इसको अपोज कर रहे हैं? बात बड़ी सीधी और सरल है, इतना ज़्यादा उत्तेजना फैलाने की, इतनी ज़्यादा विवाद बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। एक अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा जो एक वर्ग विशेष से संबंधित है, उस वर्ग विशेष को उस पर विश्वास नहीं है, उन्हें संदेह है कि सरकार हमारे साथ कुछ गलत करना चाहती है, सरकार की नज़र हमारी प्रॉपर्टी पर है, सरकार हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है, और उसके पर्याप्त कारण है। इस बात को लेके पूरा वर्ग इस बिल के विरोध में है, आप उनकी सुनना नहीं चाहते, पूरा विपक्ष उनके साथ है, आप विपक्ष की भी नहीं सुनना चाहते। जेपीसी में जो सुझाव दिए गए थे, आप उन सुझावों को भी नहीं मानना चाहते। एक बात पे अड़े हुए हैं कि संसद में हमारा बहुमत है, लोकतंत्र बहुमत से चलता है। लोकतंत्र केवल बहुमत से नहीं चलता है, लोकतंत्र लोकमत से और लोकलाज से चलता है। कृषि बिल जब आए थे, कृषि बिल पे भी यही कहा जाता था कि ये तो बिके हुए लोग हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा, हम तो इनके हित के लिए ला रहे हैं, किसान का तो उद्धार हो जाएगा, किसान तो पूंजीपति हो जाएंगे, और फिर इन्हें वापस लेना पड़ा। लेकिन कब 700 किसान शहीद हो गए उस आंदोलन में। आज जो बार बार जब भी बिल की चर्चा करते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी की पहले चर्चा करते हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, इतने लाख करोड़ है, इतनी है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी नज़र प्रॉपर्टी पे है। दूसरी बात, अभी कहा आपने, सुनवाया किसी का, उनका फडणवीस जी का बयान कि ये ठाकरे साहब ये वो स्पष्ट करें कि वो बाला साहब की विचारधारा पर चल रहे हैं, राहुल गांधी की। हाँ। तो ये ऐसी उत्तेजना पैदा करने की इसमें क्या जरूरत है? क्या ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है? क्या इसमें कोई हिंदू मुसलमान का मैटर है? मंदिर मस्जिद की लड़ाई है? ये तो वक्फ को जो मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी दान देते हैं, गरीब लोगों के लिए, बेवाओं के लिए, मजलूमों के लिए, हित के लिए काम करने के लिए। पर हो ही नहीं रहा ना। यही तो पूरी लड़ाई है। मैं मान लूंगा कुछ साहब, विवाद पूरी होंगे। लड़ाई यही अंजना है। जी, आप कितनी तैयारी से आए, मुझे बताइए कि वक्त के, एक सेकंड, थोड़ा वक्त सा- की थोड़ा जमीन सा से मेरी कितनी बात कमाई सुनो। हुई आप बता दीजिए। थोड़ा सा आप बता, नहीं सर, अरे बात आप लोग दूसरी बिना बात। फैक्ट्स की तैयारी के आएंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। आप भाटी जी में सिर्फ एक सवाल का जवाब दे मुझे दीजिए। एक लगता है कि सेकंड जितने फैक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी तक किसी ने बताया नहीं। तो वक्त की जो कमाई है वो एक साल की कितनी है? वक्त की कमाई पहले कितनी मेरी है बात तो बताइए पूरी ना। हो जाए। दूसरी बात, जो अमेंडमेंट आ रहा है उसके बाद वक्त संशोधन बिल को लेकर विपक्ष की मीटिंग शुरू हो गई है। बस एक सेकंड बता दूं, वक्त संशोधन बिल को लेकर विपक्ष की मीटिंग शुरू हुई है। खड़गे राहुल के साथ इंडिया गठबंधन के नेता अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि अगर कल सरकार बिल पेश करती है, माना जा रहा है कि कल 12 से 1 बजे के आसपास लगभग 8 घंटे तक वक्त संशोधन बिल पर देश की संसद में, लोकसभा में चर्चा होगी। तमाम पार्टियां इसमें शामिल हैं, जिसमें आप देख रहे हैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी से लेकर कल्याण बैनर्जी यानी टीएमसी, सभी इसमें शामिल हो रहे हैं। स्ट्रैटेजी विपक्ष बना रहा है कि कल की रणनीति क्या होगी। मैं भाटी जी फिर से आपके पास आ रही हूं। 10 सेकंड में केवल 2 बात कह दूं। एक बार खाली, केवल 2 बात। सर एक सवाल का भी तो जवाब दीजिएगा ना। आप बताओ ना सर कि आमदनी कितनी है? जिस वक्त के जरिए सारी जमीन दान कोई भी करता है, मुस्लिम तो क्यों करता है कि हम दान कर रहे हैं अपनी जमीन ताकि किसी का भला हो।
इसलिए तो नहीं करता ना कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या अन्य जो लोग वक्फ बोर्ड को रूल करते हैं वो अपनी जेबों में पैसा डालें। आप जो कहना चाह रही हैं, जो पूछना चाह रही हैं, सवाल ही नहीं पूछा। नहीं सवाल ही नहीं पूछा। आप यही तो पूछना चाह रही हैं, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा, कमाई बहुत कम है। मैं उसी का जवाब, आप एक बात बताइए, सबसे ज्यादा जमीन कब्रिस्तानों में है। कब्रिस्तान से कौन सी कमाई होती है? मुर्दा टैक्स देते हैं क्या? गलत इन्फॉर्मेशन निकालिए। दूसरे नंबर पे मस्जिदों पे है। नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी है। कितनी एक सेकंड, इसीलिए मैं कहती हूँ राजकुमार भाटी जी, जब हल्ला बोल पर आइए तो जानकारी के साथ आइए। आप देखिए खेती की जमीन, एक सेकंड, खेती की जमीन नहीं, आप इसलिए बोल रहे हैं। एक सेकंड, मुझे पता था। एक सेकंड, सच्चर कमेटी ने जब कहा कि 10%, एक सेकंड, 10% कमाई हो सकती है। हमेशा ऐसा किया जाता है कि पलटी मार जाओगे, इसका भरोसा है। अच्छा, सड़क चौराहे की लड़ाई बना दो ताकि उसमें फैक्ट्स दब जाए, तो खेती की लेकिन हम लोग ये नहीं करने देंगे। आप रुकिए अभय दुबे जी, वरना मैं उठ के जाके वहां पे बताऊंगी सबका माइक डाउन करके। एक बार आपको बता दें कि वक्फ के बाद जो कुल प्रॉपर्टी है वो कितनी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं खेती की जमीन से। और सच्चर साहब ने, अगर सच्चर कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी कि 12,000 करोड़ कमाई आज हो सकती है, 10% कमाई, तो वो गलत नहीं थे, क्योंकि आपके सामने है फैक्ट्स, 1,40,108 संपत्तियां खेती की जमीन है। अगला लाइए, दरगाह, मजार, मकबरा, और इन तमाम जगहों पर चढ़ावा चढ़ता है, याद रखिए। 33,000 संपत्तियां दरगाह, मजार या मकबरे की हैं। बार बार आपको कब्रिस्तान बता रहे थे, कब्रिस्तान भी बताते हैं। यहां पर भी 1,50,000 के आसपास संपत्तियां हैं, लेकिन खेती की संपत्तियां भी बराबर हैं। अब आइए बोर्ड, ये जो दुकानें हैं, एक सेकेंड, दुकानें ना, खुश मत होइए दुबे जी, हम तो कह रहे हैं कि फैक्ट्स के साथ आइए। मोदी जी ने 3 साल हो गए करेंगे, कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बना दूंगा किसान भाई। 22, 23, 24 ये बनाएंगे रातों रात। खेती के न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून नहीं बनाएंगे किसान भाइयों। दुकान देखिए, दुकान कितने हैं? 1,06,801 संपत्तियां दुकान है जहां से कमाई हो रही है। घर जिनका रेंट लिया जाता है वो 89,000, 89,212। ईदगाह, ठीक है, यहां पर कमाई नहीं हो सकती है, 9,099 है। अगला लाइए, क्योंकि ब्रेकअप और जानकारी के साथ यहां पर हम बैठते हैं। इमाम बाड़ा, चौकी, करबला, कई जगहों पर इमाम बाड़ों में आप भी बताएंगे कि टिकट एंट्री के लिए होता है। 6,000 बहुत कम है, यहाँ पर 6,777 है। अगला ये मदरसा है, यहाँ पर पढ़ाई में पैसे नहीं लिए जाते हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली कमाई नहीं, यहाँ पर खर्च हो सकता है। 13,719 प्रॉपर्टी। मस्जिदें, कमाई नहीं हो सकती, 1,17,413। लेकिन जो दुकानें हैं, तालाब 3,861। तो हमने पूरा सामने रखा है कि दुकानें कितनी हैं, स्कूल कितने हैं, मदरसे कितने हैं, और इसी के साथ जो दुकानों में मॉल्स भी कई जगहों पर चलती है, खेती की ज़मीन भी है। अब सवाल ये है कि कमाई नहीं होती है, लेकिन आपके पास अब मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए सर, ये कह रहे हैं कि सारे मुस्लिम इसके खिलाफ हैं, मुस्लिमों को जानबूझकर दबाने के लिए, उनसे ज़मीन छीनने के लिए ये किया जा रहा है। इसका जवाब देखिए अंजना जी, वक्फ बोर्ड से जितने लोग केसेस लड़ रहे हैं उनमें 10,000 से ज़्यादा तो तकरीबन मुस्लिम्स हैं। और दूसरे मेरे ना चंद सवाल हैं। पिछले 70-75 सालों में 54 से लेके और अब तक मुझे मात्र कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बोर्ड बताया जाए जिसने बगैर सेंट्रल सरकार की मदद के अपने मुलाजिमों को तनख्वाह भी दे दी हो। जब तक उसकी केंद्र सरकार ने, ये स्टेट गवर्नमेंट ने मदद नहीं की, जब तक वो अपने मुलाजिमों को तनख्वाह भी नहीं दे सका। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप इसके पक्ष में हैं या खिलाफ में हैं? मैं सुन लीजिए, संशोधन चाहते हैं, नहीं चाहते? 1 मिनट सुन लीजिए, पता चल जाएगा। अच्छा, मैं तो संशोधन चाहता हूँ। आपने थोड़ा जल्दी बोलिए। दूसरी बात ये है कि इतने 70 सालों में लाखों एकड़ जमीन, राजेंद्र सच्चर कमेटी कह रही है लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इनके पास होने चाहिए, कोई वेलफेयर का काम नहीं किया। उसके बावजूद ये भिखमंगों का अड्डा क्यों है वक्फ बोर्ड? और संशोधन से भिखारियों का अड्डा बना हुआ है। भाई भिखारी तो है सब, स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी है तो आप तनख्वाह देंगे इमामों को, स्टेट गवर्नमेंट आप तनख्वाह देगी तो आप बेवाओं को वजीफा देंगे। जिस बेवा के लिए वो जमीन दान की गई है, आपने 70 साल में उसके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और संशोधन नहीं होगा तो सोच लीजिए थोड़ा बहुत जो बचा है ये भी खा जाएंगे। संशोधन बहुत जरूरी है। मोदी सरकार पिछड़े मुसलमान के लिए, जो सबसे वंचित मुसलमान है, जिसके लिए वो जमीन दान की गई है, उसके लिए संशोधन हो रहा है।
आप मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड ने कोई आईएएस पैदा किया हो, वक्फ बोर्ड ने कोई आईपीएस पैदा किया हो, वक्फ बोर्ड ने कोई डॉक्टर बनाया हो, वक्फ बोर्ड ने विधवाओं को मकान दिए हो? ये हमारे चेयरमैन बैठे हैं शादाब भाई, और हमारी सरकार में चेयरमैन है ये शादाब भाई। आप इनसे पूछिएगा, पिछला रिकॉर्ड ये निकाल के सारा आपको बता देंगे कि वक्फ बोर्ड स्कूल कितने चला रहे हैं। कुछ भी नहीं है भाई। 70 सालों में लाखों एकड़ जमीन है आपके पास, आप बड़े नवाब हो, बड़े रईस हो, सरकार खा जाएगी। 70 साल तक चेयरमैन तुम्हारे, मेंबर तुम्हारे सब मुसलमान थे, तो क्या किया आपने मुसलमानों के? क्या किया आपने 70 साल में? कितना भला कर दिया, बताइए शादाब जी। अंजना जी, पहले तो मोदी जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि वो गरीब मुसलमानों की आवाज़ सुन रहे हैं, और उम्मीद जिस वक्फ को नाम दिया है, इसकी एक किरण गरीब मुसलमानों के दिल में जगी है। ये जो वक्फ गरीबों के लिए था, ये जो वक्फ है ये गरीबों के लिए है। बैठा कौन है? अमीर, चंद अमीर। आप कह रहे हैं अभी कहां से प्रॉपर्टी का क्या रेवेन्यू आ रहा है, कहां से आएगा? अरे 5 स्टार होटल बने हैं हैदराबाद के अंदर, मैरियट होटल 5 स्टार वक्फ की संपत्ति पे। दिल्ली का ओबराय होटल 1 रुपए लीज पे साल का। अरे वारे खेल, कहां से खेल चल रहा है? सारे वक्फ बोर्डों की सीबीआई जांच कराइए। देश की आजादी से। एक सेकंड देखिए, आप उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कहां 5 स्टार की आपने बात की, और कैसे ये मुमकिन हुआ? कौन से पेज का इस्तेमाल किया गया? लूट के अड्डे बन गए हैं वक्फ बोर्ड। देश की आजादी से लेके आज तक वक्फ के अध्यक्ष चोर, वक्फ के मुतवल्ली चोर, वक्फ के अधिकारी चोर, सब चोर मिलकर लूट रहे हैं वक्फ को। मैं कह रहा हूं अंजना जी, ईमानदारी पे आ जाइए। तो अभी तक तो आप भी चेयरमैन थे। मैं बोल रहा हूं, मैं थे नहीं, मैं हूं। आपने भी किया क्या ये सब काम? मैं थे में नहीं हूं अभी। मैं कह रहा हूं, देश की आजादी से लेके आज तक जितने भी वक्फ बोर्ड है, सबकी सीबीआई जांच करा दीजिए। मेरे भी कार्यकाल की सीबीआई जांच करा दीजिए। जिन्होंने गरीबों का हक मारा, एक सेकंड, जिन्होंने चोरी की, 5 स्टार पर लौटिए तो 2 5 स्टार आपने गिरा दिए। ओबरॉय दिल्ली वाला और हैदराबाद वाला, वो कैसे बना? मैं बता रहा हूं। ये है होटल ओबरॉय, पहले उसे दिल्ली वाला जी। ये होटल मैरियट, ये देखिए होटल मैरियट, ये है। इसमें फ्रॉड किया। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के बड़े चहीते हैं, गुलाम दस्तगीर साहब। ये थी मस्जिद सुल्ताना बाग, इसकी वक्फ संख्या 1350 फसली। ये क्या करते हैं? इस संपत्ति को ये मुसलमान चिल्लाते हैं, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ये कैसे बन गया मैरिट? यहाँ वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ नहीं लगेगा। किसका बेवकूफ बना रहे हो? अच्छा, सबसे अच्छी बात है ये, सुनिए थामिए। सबसे अच्छी बात क्या है कि दबी आवाज में मैंने सुना, पता नहीं माइक आप लोगों तक गया कि नहीं गया, मौलाना अंसार रजा कह रहे थे सही है। सही है, मैं शुक्रिया। तो फिर क्यों वक्फ संशोधन बिल को अपोज करते हैं आप? जब आप भी जानते हैं ये सब घोटाला हो रहा है। मौलाना अंसार रजा, रुक जाइए एक सेकंड, जल्दी से कैमरा इन पर फोकस कीजिए। अब हमारा नंबर झूठ बोलते हैं आप। अभी तो जैसे ओवैसी की बात आई। एक बात मैं बता सकता हूँ, इनको बोलने तो दीजिए। केवल एक ही बात। अब तक ये इनके अनुसार मुतवल्ली और मौलाना और जो वक्फ बोर्ड के मेंबर घोटाले कर रहे थे। नया बिल आ जाएगा तो आरएसएस के लोग घोटाले करेंगे, इसलिए विरोध में। घोटाले नहीं रुकेंगे इससे। मतलब घोटाले हो रहे हैं, उनको करने किसी और की जेल में जाएगा, जो माल है वो किसी और मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ। मामला बहुत सेंसिटिव हो चुका। नहीं, आप सुनिए, मौलाना अंसार रजा रोज आग उगलते हैं, आज भी उगलेंगे। आज रोज बोलते हो। धीरे से माइक पे, जैसे आपने कहा मैरियट होटल बनवा दिया है, नाम लिया और कहा कि यहाँ तो भ्रष्टाचार हो गया, घोटाला। मुझे देख के कहते हैं सही है। अब देखिए, अब अपनी पब्लिक पोजीशनिंग करेंगे, कैमरा जब फेस करेंगे तो कैसे बदलेंगे। देखिए मौलाना जी, शुरू हो जाएगी, आपका समय शुरू होता है अब। आज आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी है, जिन लोगों को आपने बुलवाया अभी तक ठीक बुलवाया। ठीक है, आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। मैं सही है, इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। जब नोटबंदी कर ली तो रातों रात, 2000 का नोट बंद कर दिया तो रातों रात
मैं वहीं आ रहा हूँ सर, मैं भाजपा नहीं हूँ कि इधर उधर चला जाऊँ, मैं आऊंगा वहीं। सरकार में होते इधर उधर मत जलेबी लीजिए, राहुल गांधी बोले लीजिए उनको। अरे सर, आप जब से प्रवक्ता बने राहुल गांधी का नाम ले रहा हूँ, उसने आज तक नाम भी नहीं पूछा। अरे भैया वो ना पूछे, हम तो जनता के सामने रखेंगे, मत बैटिंग करो। बात सुनो ना यार, मैंने क्या कहा, रातों रात नोटबंदी हुई, 8 बजे ऐलान हो गया, 2000 का नोट आया बंद हो गया, जीएसटी बंद हो गई, ये सब रातों रात कर दिया। और वक्फ बिल, हलाला, 3 तलाक, 20-20 दिन डिबेट हो रही, नोटबंदी में डिबेटें क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बने कि मोदी सरकार हिंदुओं के हितैषी है और मुसलमानों को सता रही है और काम मुसलमानों के कर रही है। एक मिनट, ईद की किट, ईद की किट मुसलमानों को दी, होली दिवाली पे हिंदुओं को नहीं दिया। इसके पहले आप बीच में मत बोलो भाई, ये बहुत बुरी आदत है तुम्हारी। अरे सुनो यार दूसरे की, आप 40 मिनट बोले। अरे मौलाना अंसार रजा साहब, एक बार नंबर, अब जहां तक सवाल एक्सपोज हो गए, एक बात नहीं बोली, भ्रष्टाचार पे आपने हामी भर दी। रुकिए, कल जो लोग, अरे भ्रष्टाचार आपने कहा ना, उस पे बात ही नहीं है। मैं वही आ रहा हूं, भाग रहे हैं। जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ वो गलत हुआ। गलत हुआ तो क्या करेंगे? चाहे ओबराय होटल वक्त की जमीन पे जिसने कब्जा किया वो वापस आना चाहिए, चाहे मैंने वही तो ला रहे हैं, वही तो ला रहे हैं। अरविंद वाजपेयी, अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी तक भाजपा आई है, बिहारी के तुम्हारी सरकार की बात नहीं थी, विरोध में थे, हो जाएगा। अब मसला ये है, अब मसला ये है, सुनिए इंदिरा जी, अब मसला ये है कि भाजपा मुसलमानों को चारा बनाकर हिंदुओं का शिकार कर रही है। ये है सच्चाई, ये है सच्चाई। सबसे बड़े दुश्मन है जो चुनाव में जाते हैं तो नोटा के बराबर मुसलमान समाज इनको वोट करता है, इसीलिए इतने बिल बिलाए हुए ये करके। लड़ जाओ चुनाव में और दूसरा दूना पानी का पानी हो जाएगा। अरविंद वाजपेयी, देखिए आप एक लॉयर भी है। मैं एक सेकंड, आप पहले सुनिए, आप एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी है। मैं चाहती हूँ आप उस एंगल से बताएंगे। एक मिनट, अब ये हो गया ये आपकी लड़ाई। लड़ लो, अगर लग रहा है ऐसा मुसलमान समाज के बीच में, जैसे ओवैसी के नोटा के बराबर वोट आते हैं ना, देश भर में आपके भी नोटा के बराबर आएंगे। लड़ो, बंद करो मुसलमान समाज को भड़काना। वाजपेयी जी, ये वक्त बाय यूजर वाला पेज, अरे भाई साहब रुकिए। अच्छा, दीपावली में हिंदुओं को गिफ्ट क्यों नहीं दी तुमने? अरे दिया, रामनवमी बन रही है, आ जाओ रामनवमी में क्यों नहीं दी? गिफ्ट क्यों दी मुसलमानों को? अरे भैया ईद में क्यों दी? ईद में क्यों दी? आपको चीज हो रही है। अच्छा, होली में क्यों नहीं दी? अरे होली में भी दिए। ये देखिए कितने लोगों को नहीं भेजा था? कितने लोगों को मिठाई दी? अब मैं उठ जाऊंगी इस बहस से, मैं बाहर चली जाती हूँ लाइव बहस में। आप लोग कर लीजिए, चिल्ला प्लीज स्टॉप दिस, प्लीज स्टॉप दिस। मौलाना अंसार रजा स्टॉप दिस। मैं सबको बोल रही हूँ, जिसका नाम लूँ वही बोलेगा। प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। अगर आप लोग को ऐसे बहस करनी, मैं चली जाती हूँ, शो बंद कर देते हैं। हम ही चले जाते हैं। सड़क चौड़ा आप जा सकते हैं सर, अगर आपको लगातार चिल्लाने का शौक है तो जाइए। अरविंद वाजपेयी जी, वक्फ बाय यूजर वाला पेज क्या है? अगर आधी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं, वक्फ की संपत्तियां हैं जहां पर वक्फ बाय यूजर है, और अगर उसको खत्म किया जाता है, वो भी समझाइएगा। और चिराग पासवान तैयार है ना, उनको भी मुस्लिम वोट मिलता है बिहार में। देखिए, हमारी पार्टी के अध्यक्ष चिराग बाबू इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके पीछे कारण है। कारण आपने देखा, 3-4 प्रवक्ता बोले, 3 तो खास तौर से, एक भी नेगेटिव पॉइंट इन्होंने बताया कि इस वक्त से क्या नुकसान होने जा रहा है। अमेंडमेंट हम कर रहे हैं सिर्फ। 2013 में इनिशियल एक्ट आया था, 13 के बाद 23 में अमेंडमेंट हुआ, 59 में अमेंडमेंट हुआ, 19 में अमेंडमेंट हुआ, और अब 25 में अमेंडमेंट कर रहे हैं। सिर्फ संशोधन कर रहे हैं। और संशोधन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस नतीजे पे पहुंचे कि 70-75 सालों में उसमें इरेगुलरिटीज हैं, डेफिशिएंसीज हैं, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको आप ठीक करना चाहते हैं। और उसके पीछे भी कारण क्या है? क्योंकि मोदी साहब की 2014 की डिक्लेरेशन है कि भ्रष्टाचार कहीं भी किसी भी रूप में जीरो टॉलरेंस होगा। एक सेकंड हाथ उठाइएगा, आपको चैलेंज है, बताइए आपके पास क्या पॉइंट है? एक सेकंड, अंजना जी से चैलेंज है, बताइए कौन सा नेगेटिव पॉइंट है? बताइए एक पॉइंट बताइए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आई विल आंसर इट। अभय दुबे जी बताइए। बिल्कुल। एक तो विवाद क्यों कर, मैं पूछना चाहता हूं विनम्रता से मोदी जी, 3 साल फिर वही चले गए, फिर वही बात। सॉरी, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात।
बीच में मत बोलिए, बिल्कुल नहीं। मोदी जी, किसानों को धोखा दिया आपने, 3 साल हो गए, उनके कानून नहीं बनाए। वक्फ बोर्ड पर गैर मुस्लिमों वक्त पे जीरो तैयारी है आपकी, वक्त पे जीरो तैयारी है। मैं जल्दी से जनता के 2 सवाल सिर्फ लेना चाहती हूँ, जिसके बाद हम ब्रेक पे। किसी को कुछ पूछना है? कुछ मालूम नहीं है। कुछ नहीं, जल्दी से आप जल्दी माइक मत छुइएगा, माइक मैं पकड़ूँ। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड जो बिल ला रही है उनसे महिलाओं को मतलब सीट मिलेगी, तो उससे आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? जब इलेक्शन आते हैं तो आप लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं को एकता और पुरुष के साथ मतलब सम्मान की बात करते हैं, लेकिन इसमें वक्फ बोर्ड में जब सीट मिल रही है तो आप लोगों को क्या दिक्कत है जब महिलाओं को शामिल किया जा रहा है? एक और सवाल जल्दी से पूछो। मैम, मेरा नाम रक्षित शर्मा है। मैं इनसे इतना पूछना चाहता हूँ, मैं एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सरकार के फैसलों पे भी चैलेंज हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वक्फ ट्रिब्यूनल के किसी लॉ के उस पर हम सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, चलिए, यही उनके प्रश्न है। अब छोटा जवाब एक लाइन का जल्दी से दीजिए। अंजना जी, शुरू कीजिए। पहले तो मैं ये कह रहा था अंजना जी कि मैंने तो एक ही शब्द बोला ओपनिंग कमेंट में, वो भी खराब चला गया। मैंने कहा अभी तो मैंने 5 स्टार होटल की बताई थी, आपने दरगाहों की इनकम नहीं पूछी। फिर उसके बाद मदरसे का जो चंदा होता है, अरे सुनिए ना सर, छोड़ दिया 5 स्टार। अरे अभी तो मैं कांग्रेस के अकबर अहमद डंपी पे आने वाला हूँ। वक्त की जमीन पे, अरे वक्त की जमीन पे आपके नेता रिसोर्ट बना के बैठे, आपके सांसद शहीदुज्जमा वक्त की कलियर पर कब्जा करके बैठे। क्या बात कर रहे हैं कांग्रेसियों की? तो कब्जा पर। ये तो सिर्फ बाकी है, कल लोकसभा में वक्त बिल पेश भी होने वाला है। आज तक देख रहे हैं।